स्वागत है साथियों आप सब लोग का मेरी यूट्यूब चैनल प्रोफेसर की क्लास पे। साथियों आज हम इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने थ्योरेटिकल का लगभग सारा पार्ट कवर कर लिया है। बस एक नारीवादी, ठीक है, उपागम के अंदर, और एक आपका राज्य ना, राज्य राष्ट्र राज्य, ठीक है ना, इसमें राष्ट्र भी आ जाएगा। ये वाला रह गया है, ये दोनों तो ये हम दोनों बाद में करेंगे। और राज्य को और राष्ट्र को हम समझने की कोशिश करेंगे थ्योरेटिकल थ्योरी की जो क्लास होगी ना उसमें समझेंगे इसको, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो राज्य का जो ये है, ये कॉन्सेप्ट ही थ्योरी का ही है, ठीक है ना। राज्य का उदय, राज्य की प्रकृति अरस्तु के टाइम से, प्लेटो के टाइम से चालू हो जाता है ना। नगर राज्यों का वर्णन किया है उसने, और किसको राज्य में शामिल करता है, किसको नहीं करता है, जनसंख्या वगैरह का वर्णन किया है। 5040 बताता है प्लेटो। तो ये संकल्पना जो एक्चुअली जो जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी है, थ्योरी से जुड़ी हुई है, सिद्धांतों से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और राजनीतिक सिद्धांत वाली जो यूनिट है उसमें ही इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इंटरनेशनल में समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा हम लोगों को, है ना। तो हम वहाँ पे इसको करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको छोड़ा है, छोड़ा नहीं है, लेकिन हम इसको करेंगे। एक्चुअली ये सारी की 10 यूनिट को अगर आप सही से पढ़ लो, अगर ढंग से पढ़ लो, तो ये मिला के 7 यूनिट से ज़्यादा होती नहीं है। 7 यूनिट होती हैं, ठीक है ना, 7 यूनिट होती है। बस आपके पढ़ने का तरीका है कि आप पढ़ते कैसे हो इसको। आप इंडिविजुअल करके पढ़ोगे तो ये 10 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको एक दूसरे से कनेक्ट करते रहोगे, एक दूसरे को कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, कनेक्ट करोगे और उससे समझोगे, ठीक है, तो ये फिर 7 यूनिट ही बन जाती हैं, इसलिए 7 यूनिट रह जाती हैं। चलिए दोस्तों, और उसके अलावा जो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, नेट सेट का एग्ज़ाम देने हैं आप, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप बीए पोल साइंस या एमए कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस है, तो आपके लिए ये वीडियो क्या है, उपयोगी है। अदरवाइज आप यहाँ से चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम बेकार होगा, ठीक है ना। अगर आप इनमें से कोई एग्ज़ाम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। एक दोस्तों टारगेट रखा था 500 प्लस सब्सक्राइबर का, लेकिन लगता नहीं कि ये पूरा हो पाएगा, मुश्किल है बहुत, नामुमकिन ही है। चलो छोड़ो, सीधे टॉपिक पे चलते हैं, अदरवाइज इस बारे पे डिस्कस करेंगे तो टाइम ही बेकार होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ से इससे पहले भी इस तरह का संघ बनाया गया था। वुड्रो विल्सन ने वो संघ बनाया था, है ना, वो लीग बनाई थी, कामयाब नहीं हुई थी। तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व के बाद फिर ज़रूरत महसूस की गई कि भाई एक ऐसा संघ हो जो क्या करे, जो सबसे टॉप पे हो, और जो आपस में जो जितने भी देश हैं उनके बीच में मतभेद है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो शांतिपूर्ण ढंग से ऐसे विवादों का, ऐसे संघर्षों का हल कर लिया जाए। तो उसी में ही एक ये पहला कदम था। होता क्या है कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और अन्य 26 मित्र राष्ट्रों ने का प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। उसके अंदर फ्रांस भी था, उसके अंदर ब्रिटेन भी था, ये सब सारे थे, ठीक है। तो इन्होंने मिलके क्या किया कि एक सम्मेलन किया, और जिसमें ये निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र मिलकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। धुरी राष्ट्र कौन थे? इटली, जापान, और कौन था आपका, इटली, जापान, और आपका जर्मनी। इन तीनों का, धुरी राष्ट्रों का ये क्या करेंगे, सामना करेंगे, जर्मनी, जापान और इटली का।
इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, ठीक है ना, रूजवेल्ट ने। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बन रहा है कि भाई संयुक्त राष्ट्र को, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम किसने दिया? तो वो दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है ना। तो ये नाम आप याद रखना, ये बहुत जरूरी है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया? तो वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। 1 जून 1945 को आगे चलकर जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी थी? 50 हो गई थी, ठीक है ना। 1 जून 1945 को इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र, ठीक है ना, जिसमें इस प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे? प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। ये जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें एक प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद थे, ठीक है, को अंतिम रूप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय सेक्सेल अमेरिका में हो गई, ठीक है। तो क्या हो गई? इस दौरान कितने सदस्य थे? 150 सदस्य हो गए थे इसके, और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र स्वीकार किया गया जिसमें क्या थे? 111 अनुच्छेद थे और एक प्रस्तावना थी। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि भाई अधिकार पत्र पे 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 26 जून 1945। 1 जून 1945 को क्या हुआ था? यहाँ पे सम्मेलन हुआ था जिसमें इस सम्मेलन में सदस्यों की संख्या 50 हो गई थी, और आपका 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इसको क्या दे दी थी? इस पे सहमति दे दी थी, हस्ताक्षर कर दिया था। पोलैंड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ था, ठीक है ना। क्या है? अधिवेशन में नहीं हुआ था, इसने बाद में किया था, लेकिन ये 51वां देश था, ठीक है, और ये भी मूल सदस्य माना जाता है। मतलब स्थापना के टाइम जो सदस्य हैं उनको मूल सदस्य कहा जाता है। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र उसने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में उसने बाद में हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना, इस डेट के बाद किए थे। वही 91 सदस्य राज्यों संघ राष्ट्र 14 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। तो कब आया ये संयुक्त राष्ट्र? 51वां सदस्य था, वो कौन था? पोलैंड जो था वो 51वां सदस्य था, ठीक है ना, वो इसका संयुक्त राष्ट्र का 51वां सदस्य था। और राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया। 24 अक्टूबर प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे देखो कितने सारे क्वेश्चन बनने कि पहला तो संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन जो है वो नाम किसने दिया? तो आपके पास चर्चिल होगा, रूजवेल्ट होगा, ठीक है ना, इस तरह से 4-5 नाम होंगे, तो आपको याद रखना रूजवेल्ट ने दिया था। उसके अलावा सबसे मूल सदस्य में सबसे आखिरी सदस्य कौन था? तो वो पोलैंड था, 51वां देश था, उसने बाद में हस्ताक्षर किए थे। और ये कब अस्तित्व में आया? 14 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया। 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और 1946 से इसका जो प्रधान कार्यालय है ना वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है, ठीक है ना। तो कितना हो गया? पहले कितना था? इसके मूल रूप से जो सदस्य थे जिन्होंने क्या बोलते हैं 24 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे वो 5 थे। 51वां देश जो था वो जो था पोलैंड था, उसने बाद में हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और आज के देश में 193 देश हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना, उद्भव, मतलब ये कैसे पैदा हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने की थी, ठीक है ना। तो मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 30 अक्टूबर 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ की सरकारों ने अपने अपने विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की। कब? 30 अक्टूबर 1943 को। कौन कौन? अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ। इस घोषणा में कहा गया कि जितनी जल्दी संभव हो सके एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता वे महसूस करते हैं। मतलब वो क्योंकि युद्ध का माहौल था, कोई किसी पे भी आक्रमण कर सकता था। अमेरिका जैसा देश
जो द्वितीय विश्व युद्ध से जिसका कोई लेना देना नहीं था, उसको भी जबरदस्ती युद्ध में घसीट लिया गया और उसको भी बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो ये ऐसी ऐसी संभावना महसूस की गई हुई कि भाई क्या होना चाहिए, कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो क्या करे, सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित होगा, मतलब जो सबकी संप्रभुता को स्वीकार करता होगा, ठीक है ना। उसकी नज़र में कोई ऐसा, कोई छोटा कोई ऊंचा राज्य नहीं होगा, सबको बराबर नज़र से देखेगा, सबकी संप्रभुता को वो स्वीकार करेगा। ऐसे सभी छोटे बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे, चाहे भाई इसकी सदस्यता सबके लिए होगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा राज्य है या कोई शक्तिशाली राज्य है तो इसका सदस्य होगा, और कोई कमजोर है तो उसका शक्तिशाली उसका सदस्य नहीं होगा। नहीं, ये लोकतंत्र पे आधारित है कि भाई सब सब इसके सदस्य होंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना, ठीक है ना। तो इस तरह के संगठन की आवश्यकता महसूस की थी, ठीक है। और 30 अक्टूबर 1943 में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्ट ऑक भवन में आयोजित किया गया, ठीक है ना। 7 अक्टूबर 1944 तक चला, ठीक है। 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक। इसको डम्बार्टन ऑक सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डम्बार्टन ऑक सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ये जो हम बना रहे हैं, ये संगठन बनाएंगे, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे, इसका कार्य क्षेत्र सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब युद्ध को टालना और संघर्षपूर्ण स्थिति को समाप्त करना ही नहीं होगा। इसके अलावा इसका क्या सही होगा कि हम आर्थिक सहयोग भी करेंगे, देशों के बीच में आर्थिक सहयोग करेंगे, हम सामाजिक सहयोग करेंगे, ठीक है ना। इससे इससे क्या होगा कि विकास विकास पे बेसिकली कह सकते हो आप, आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पे ये सहयोग की बात करते हैं कि अगर किसी के संग सामाजिक समस्या है, ठीक है, जैसे आपका सवेत असवेत, ठीक है ना, तो इस तरह की समस्या है, हम इस पे काम करेंगे, हम मानवाधिकारों पे काम करेंगे, हम मानवों के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए, मतलब संकुचित नहीं, इसको विस्तृत किया इन्होंने। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निर्णय लिया गया। तो इस डम्बार्टन ऑक सम्मेलन में क्या क्या, महासभा की बात हुई कि भाई एक महासभा होगी, एक सुरक्षा परिषद होगी, सचिवालय होगा उसका, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, ठीक है। डम्बार्टन ऑक प्रस्तावों में महासभा एवं सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली पर तो सहमत बन गई कि भाई ये कैसे काम करेगी। महासभा एक संसद की तरह काम करेगी और सुरक्षा प्रणाली एक कार्यपालिका की तरह काम करेगी, इस पर तो सहमति बन गई। परंतु सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ एवं विपक्षी शक्तियों के बीच मतभेद बन गए, ठीक है ना। क्यों? वीटो साथियों, वीटो वीटो जो पावर था उसको लेके, मतदान प्रणाली होगी, मत कैसे करेंगे, कैसे किसी उसको स्वीकार किया जाएगा किसी विषय को, कैसे उस पर होगा, इन चीजों को लेके बहस बन गई। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ जो था वो था आपका साम्यवादी था, और बाकी जो देश थे वो कौन से थे, वो साथियों वो थे आपके पूंजीवादी देश थे। तो पूंजीवादी देश बेसिकली चाहते नहीं थे कि सोवियत संघ को क्या बोलते हैं, वीटो पावर, मतदान वाला वो मिले, वो पावर मिले। लेकिन सोवियत संघ भी पावरफुल था, और बिना महाशक्तियों के गठ जोड़ के, बिना उनके मेल के, बिना उनकी सहयोग के ये बन भी नहीं सकता था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो भी नहीं सकती थी। तो ये एक समस्या थी उस समय। 4 फरवरी 1944 का टाइम, 4 दिन आता है आपका 4 फरवरी 1944 को, स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट, ठीक है ना। स्टालिन कहाँ से थे? ये रूस से थे, ठीक है ना, सोवियत संघ से। चर्चिल कहाँ से थे? इंग्लैंड से। रूजवेल्ट कहाँ से थे साथियों? ये थे अमेरिका से। का एक शिखर सम्मेलन याल्टा में आरंभ होता है, इसको याल्टा सम्मेलन कहते हैं, ठीक है ना, सम्मेलन। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्टा सम्मेलन में ही संभव हो सका। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई हेलो हेलो हेलो
हेलो। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, लेके आ जाओ। तो क्या हुआ कि आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि कहाँ गया, मतदान प्रणाली पर, मतदान प्रणाली पर सहमति कब बनी, किस सम्मेलन में बनी, सॉरी, किस सम्मेलन में हुई, ठीक है ना, हुई या बनी जो भी है, संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र लिखा होगा या महासभा लिखा होगा ना, महासभा ऐसा कुछ भी जो लिखा होगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान प्रणाली पर सहमति किस सम्मेलन में बनी, तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, याल्टा भी होगा, सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को, सम्मेलन होगा, तीसरा आपका हो गया डम्बार्टन, डम्बार्टन ओक सम्मेलन, ओक सम्मेलन, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, या चौथा कुछ और होगा, उपरोक्त सभी, सभी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, याल्टा सम्मेलन के अंदर दोस्तों, याल्टा सम्मेलन के अंदर ये बात बनी। अब ये तो हो गया साथियों याल्टा सम्मेलन में। उसके बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र चार्टर स्वीकार किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा गया, ठीक है ना। चार्टर के अनुच्छेद 110 में कहा गया, क्या कहा गया, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, चीन गणराज्य तथा शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत चार्टर लागू माना जाएगा, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को यह शर्त संपन्न हो गई और इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ। तो ठीक है ना, किस तरह से उत्पन्न हुआ आपने ये देखा कि किस किस तरह से अलग अलग सम्मेलन हुए, और उस सम्मेलन में के बाद धीरे धीरे करके 24 अक्टूबर 1945 तक ये तय हो गया कि भाई ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, ठीक है। पहले डम्बार्डन ओक सम्मेलन आया, फिर याल्टा सम्मेलन आया, फिर याल्टा के बाद फिर कौन सा आया आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ठीक है। तो याद रखना, आपसे क्रम पूछ लेगा कि निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए, कि डम्बार्टन होगा, उसके अंदर याल्टा होगा और सैन फ्रांसिस्को होगा। तो ये सारे अलग अलग नाम होंगे, तो आपको याद रखना है कि पहले कौन सा हुआ था, डम्बार्टन ओक सम्मेलन, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, याल्टा सम्मेलन, और सबसे आखिरी में कौन सा हुआ आपका जो हुआ वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा कि भाई चार्टर को किस सम्मेलन में पेश किया गया, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को किस सम्मेलन में पेश किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंदर में इस चार्टर को पेश किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो यूनिट, और अच्छे से ख़त्म हो, टाइम से ख़त्म हो, और फिर आपके एक नई यूनिट चालू की जाए। लेकिन साथियों, आप लोगों की तरफ से क्या है कि ये जो लाइक शेयर वाला काम है ना, आप बिल्कुल नहीं करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्योंकि दोस्तों, अगर सपोज करो कि भाई मैं अगर किसी एजेंसी को दे देता हूँ कि भाई आप यहाँ पे काम करो, मेरे व्यू सब्सक्राइबर बढ़ाओ, है ना, अगर मैं किसी एजेंसी को दे देता हूँ तो वो मेरे से मोटे पैसे ले लेगा, बहुत पैसे ले लेगा, हो सकता है वो 20,000 से स्टार्ट करके 50,000 तक, लाख तक, जो भी ले ले, ठीक है ना, ले ले। तो ये पैसे, इससे अच्छा होगा कि ये पैसे मैं इसमें लगाऊं ना, इससे क्या बोलते हैं, वाईफाई लूं पूरे साल का, इससे और बहुत सारे उपकरण हैं, बुक्स बुक्स हैं, इन सब चीज़ों में लगाऊं। और अगर आप लोग सही से करो तो आप लोगों के लिए कुछ प्रतियोगिता, है ना, प्रतियोगिता आयोजित करूं कि भाई जो बच्चा क्वेश्चंस में एमसीक्यू या में फर्स्ट आएगा, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, उसको बुक्स दूं, है ना, उनको बुक्स दूं।
तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे पैसे खर्च करूँ। वो एजेंसी वाला आएगा, वो आएगा, फ्रॉड फ्रॉड व्यू करवा देगा और सब्सक्राइब करवा देगा और पैसे लेके चला जाएगा मेरे से, ठीक है ना। होते हैं ना, ये सारे सब्सक्राइबर होते हैं, इनके पास मिलियंस सब्सक्राइबर होते हैं। वो रिक्वेस्ट कर देते हैं अपने उन सब्सक्राइबर से एक बार कि भाई इस चैनल को फॉलो कर लो। वो एक ही दिन के अंदर में ही कई के, ठीक है ना, 15-20 के सब्सक्राइब करवा देगा, है ना, 15-20 के सब्सक्राइब करवा लेगा और मुझसे ये रुपए लेके चला जाएगा। फिर बाद में वीडियो डालता रहूँगा, व्यू आएंगे नहीं और बात बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता है, वो फ़ायदा नहीं, उसका बेनिफिट नहीं है। क्योंकि मेरे साथी के संग ऐसा हुआ था, तो 20,000 50,000 वहाँ देने का फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा अगर मैं खुद ये काम करने लग जाऊँ, मैं खुद इसके ऊपर फोकस करूँ, तो फिर ना तो मेरी स्टडी होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी तो CSJMU कॉलेज में लेक्चर भी देना है, वहाँ पे लेक्चर भी देना होता है, खुद की PhD भी करनी है, आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे भी लेक्चर तैयार करना है। तो फिर टाइम नहीं बचेगा, फिर टाइम नहीं बचेगा। लाओ, थैंक यू। तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ना, आप छोटा छोटा प्रयास करो, स्मॉल स्मॉल स्टेप करो, कुछ मत करो, लाइक करो, इसको गेट बंद कर दो, हवा आएगी ठंडी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस छोटा छोटा स्टेप। 4 से 5 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट, ठीक है ना। मिनट, कोई साथी है आपका जो इस तरह की तैयारी कर रहा है, नेट JRF PGT वगैरह की, BA है, मैं ग्रेजुएशन में, उसको शेयर कर दो, उसको कह दो भाई ये हमारे ये सर हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, आप इनकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों का प्रयास वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। कि मैं खुद प्रयास करूंगा तो फिर मैं ये वाले काम नहीं कर सकता। वीडियो बनाने में भी मेरे को कम से कम एक लेक्चर को तैयार करने में कम से कम, अब पहले तो 2-2 घंटे लग रहे थे, अब तो चलो 1.5 घंटे में तैयार हो जाती है एक वीडियो, ठीक है, 1.5-2 घंटे में तैयार हो जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। उसके अलावा भी क्या बोलते हैं, मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी है और CSJMU में जो बच्चे हैं उनको भी देखना है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपके लिए ही ईजी है, आप 4-5 मिनट निकालेंगे तो का बात बन जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ ना छोड़ें, ये चीज़ ना छोड़ें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कीजिए। और फिर जब आप ऐसे करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, तो मैं बहुत कुछ करूँगा। अभी क्या बोलते हैं, मैं और शिवानी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई हम एक एग्ज़ाम लें आप लोगों का, ठीक है ना, क्या एग्ज़ाम लें, और उसमें जो बच्चा सबसे टॉप करे, अच्छे अंक लेके आए, उसको बुक्स दी जाए, उसको मटेरियल दिया जाए, उसकी हेल्प की जाए कि भाई आप 80% तक नंबर लेके आए हो, अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आप 90-95 पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। और 90-95 का मतलब क्या है, आपका नेट JRF होगा, JRF होगा, प्लस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर कि नौकरी में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। नेट JRF में अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं, 80% से ऊपर पहुँच जाते हैं, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर प्लान है कि हम ऐसे बच्चों की हेल्प करें। अरे कोई बच्चा सारा 2-4-5 नंबर से रह जाएगा और हमारे प्रयास करने से अगर वो आगे निकल सकता है, तो हमें इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी, मुझे इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। शिवानी आई, वो उसने कहा कि सर आपने कहा था कि आपका JRF होगा, कि तो आपने कहा था कि आप फीस लेंगे, आप बताओ क्या फीस लें। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आपने जो JRF किया यही मेरी फीस हो गई, यही मेरी फीस हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, पैसे की दिक्कत नहीं है, और मुझे बांध के अपने कफन में बांध के पैसे ऊपर नहीं लेके जाने हैं। तो बच्ची ने कहा कि सर मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, कि आप सर बताइए मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने कहा बहुत जिद करने के बाद मैंने कहा ठीक है भैया, तुम PPT वगैरह तैयार कर सकती हो तो PPT वगैरह बना देना, है ना। तो साथियों, हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हम पूरी वीडियो अपलोड हो जाती है, 2-3 हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उससे हम लोगों का जो मोटिवेशन है वो ख़त्म होता है। चलिए साथियों, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपके पास भी ज़रूरी काम रहते हैं,
लेकिन फिर भी अगर आपने वीडियो देखी, जिन लोगों ने भी वीडियो देखी, तो वो उनका उनका फर्ज बनता है कि वो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे सीधे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, यूएनओ का उद्देश्य है, या क्वेश्चन होगा नहीं है, ठीक है ना। दो ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं है, या तो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना। सामूहिक व्यवस्था मतलब सब मिलकर 193 देश है ना दोस्तों, कितने हैं, 193 है। तो 193 देश मिलकर क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना, ठीक है ना। अभी देखते, जैसे आप देखते हो कि दोस्तों अभी कोविड का टाइम आया था, अभी भी चल रहा है। तो कोविड के टाइम में क्या हुआ था, सामूहिक व्यवस्था करनी चालू कर दी थी, सब लोग मिलजुल के एक साथ 193 देश लग गए कि भाई वहाँ पे कोविड फैल रहा है, वहाँ पे उसकी मास्क की ज़रूरत है, या आपके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या और वेंटिलेटर वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे तेज़ी से पहुँचाया गया, ठीक है ना। तो ये सामूहिक व्यवस्था के द्वारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति, कहीं पे कोई विद्रोह हो जाता है, घरेलू हिंसा हो जाती है, गृह युद्ध छिड़ जाता है, तो वहां पे ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना वहां पे करते हैं। आक्रमण प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना, ऐसे देश जो आक्रमण करते हैं, ठीक है ना, ये उनके खिलाफ क्या करते हैं, नियंत्रण का काम करते हैं, ठीक है ना, उनको रोकते हैं। अगर क्या करेंगे कि मान लो जैसे भाई अगर कोई देश है बार बार नहीं मान रहा है, उसकी सदस्यता रद्द कर देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ से उसकी सदस्यता रद्द कर देंगे, ठीक है। बाकी सारे राष्ट्रों से कहेंगे कि भाई आप इनको आर्थिक मदद देना बंद कर दो, इनको क्या बोलते हैं, अन्य ऋण देना बंद कर दो, और तरह की तकनीकी या जो भी मदद है वो मदद ये बंद करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये सामूहिक व्यवस्था द्वारा शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना, ठीक है ना। तो ये याद रखना क्या, ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना, आक्रमण प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना, ये तीन याद रखना, ठीक है। अगर आए तो टिक लगा देना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है साथियों। क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं ना, दो राज्यों के बीच विवाद, राज्यों, ठीक है ना, दो राज्य होंगे, दो राज्य या तीन राज्य होंगे, इन राज्यों के मध्य में इनका जो इनके बीच में कोई विवाद है, तो उसका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा होगा, उसका क्या होगा, उसका निपटारा होगा, ठीक है ना, शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर पक्ष दो होंगे ना, दो राज्य होंगे, व्यक्ति नहीं होते इसके अंदर, व्यक्ति नहीं होंगे इसके अंदर पक्ष, कोई दो व्यक्तियों का मामला नहीं जा सकता। यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप सोचो कि व्यक्तिगत तौर पे आप किसी देश का राष्ट्रपति है और भारत के मोदी जी हैं, इन दोनों के बीच में कोई मामला है तो वो नहीं जाएगा भैया, वो नहीं जाएगा। राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है तो वो जाएगा और उसका शांतिपूर्ण ढंग से उसका निपटारा किया जाएगा, और उस पर उसको अमल भी करना पड़ेगा। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, मतलब ये जो उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति चल रही थी ना, कि एक देश दूसरे देश पे क्या कर लेता है, अपना उपनिवेश स्थापित कर लेता है और उसका शोषण करता है, क्या करता है, उसका शोषण करता है। तो ये उपनिवेशवाद को समाप्त करना, ठीक है ना, ये इसका निर्णय था। और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय, कहने का मतलब है कि कोई राष्ट्र है उसको अपना निर्णय लेने का हक है, ठीक है ना, उसका उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्र उसको दबाव रहा है कि तुम ये निर्णय नहीं भैया वो निर्णय लो, ऐसा नहीं। क्या करना है, सब राष्ट्रों को आत्मनिर्णय लेने का हक है, और दूसरा उपनिवेशवाद की को समाप्त करना, ठीक है। तो ये भी दो वर्ड याद रख लेना, आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद का विघटन, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, और एक था ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम करना और आक्रमण प्रवृत्तियों का नियंत्रण रखना। ये 1 2 3 4 5 6 सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एक मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। क्या, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावित करना एवं पुष्टि करना। संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए दो लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, वे हैं निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, ठीक है ना। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं, और
निशस्त्रीकरण की भी बात करते हैं। तो ये सारे लक्ष्य इन्होंने तय किए हैं। जरा एक 30 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, जरा मैं गेट बंद कर लूं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माफी चाहूंगा, बीच में 15-20 सेकंड के लिए मैंने जो ड्रॉप किया। तबीयत भी ठीक नहीं है आज, सर में इतना दर्द इतना दर्द। तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई ये क्या है उद्देश्य, उसके बाद हम सिद्धांत पढ़ेंगे। चार्टर की धारा के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जितनी बुकें में लिखी होंगी ना, जो जो धाराएं, उन्हीं धाराओं के बारे में पूछा जाएगा, उनसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो 2 धारा का जिक्र बुक में था। तो धारा 2 के अंदर, ठीक है ना, अनुच्छेद 2 के अंदर निम्नलिखित मौलिक सिद्धांत बनाएंगे। इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्चता का सिद्धांत है। कि मतलब कोई देश, यूनाइटेड नेशन का कोई भी सदस्य देश छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, सब क्या है, बराबर है। तो पहला सिद्धांत इसका ये है, ठीक है ना। ऐसा देश नहीं है कि अमेरिका ज्यादा पैसा दे रहा है तो उसका ज्यादा वैल्यू है, नहीं। या कोई देश उसके पास पावर ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, उसके पास सैन्य शक्ति, परमाणु शक्ति ज्यादा है तो उसकी ज्यादा, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन में छोटे बड़े सभी देश समान है, ठीक है ना, सभी देशों का एक मूल्य है। और नंबर 2 सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है, ठीक है ना। सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। अब चार्टर में जो बातें कही गई है ना, जो सिद्धांत या दायित्व बताए गए हैं, उसका पूरी ईमानदारी से हर एक देश पालन करेगा। जैसे कि क्या है, मानव अधिकारों के बारे में वर्णन है, तो हर एक देश को क्या करना है कि अपने संविधान में इन मानव अधिकारों को महत्व देना है, ठीक है। क्या है, इन मानव अधिकारों को महत्व देना है। जैसे हमने मौलिक अधिकारों में जिक्र कर रखा है, वैसे ये हर एक देश से उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि हर एक देश इन दायित्वों का पालन करेगा, ठीक है। और जो सदस्य हैं वो भी, और जो सदस्य नहीं है उनसे भी ये उम्मीद करता है कि भाई आप भी इन लोगों का पालन करो। क्योंकि इनके इनके पालन से क्या होता है कि युद्ध और अहिंसा युद्ध और हिंसा सॉरी युद्ध और हिंसा जैसी स्थितियां हैं, उनसे निपटारा पाया जा सकता है, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है। अब ये कह रहे सभी सदस्य अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे निपटारा। कि मतलब आप क्या करेंगे, आप युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। आप क्या कीजिए, आपस में बैठ के समझौता कीजिए, ठीक है। आप क्या संधि कर लीजिए, या न्यायालय में जाइए, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। अपने झगड़ों को निपटाने के लिए आप शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग कीजिए। सभी राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो जिसकी उम्मीद संयुक्त राष्ट्र संघ ना करता हो, ठीक है ना। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, आपको वो कार्य करने चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुकूल हो, ठीक है ना। क्या हो, उसके अनुकूल हो। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने का या आक्रमण करने का न तो धमकी देंगे, न ऐसा कार्य करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई कोई भी देश किसी भी देश की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा, ठीक है ना। किसी को क्या करेगा, उसके ऊपर कब्जा नहीं करेगा, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, और उसको धमकी भी नहीं देगा, ठीक है ना। कि ऐसा ना, कैसे राज्य दूसरे राज्यों को धमकी देते हैं तो बेचारे राज्य की पब्लिक क्या होगी, चिंता में ही मर जाएगी, ठीक है ना। फिक्र में हो जाएगी कि कल को उसने परमाणु बम फेंक दिया तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसे धमकी भी नहीं देनी है भैया। क्या है, आपको किसी देश की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है, आक्रमण नहीं करना है, और धमकी भी नहीं देनी है। किसी को धमकी भी नहीं दे सकते कि भाई मेरे पास परमाणु बम है, मैं फेंक दूंगा, मर जाओगे सब। नहीं, ऐसी धमकी नहीं देनी है। कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के प्रतिकूल काम कर रहा है, ठीक है ना, मतलब वो क्या कर रहा है, मानव अधिकारों का हनन कर रहा है,
ठीक है। शांति 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 व्यवस्था शांति शांति को भंग कर रहा है, अव्यवस्था फैला रहा है, युद्ध जैसे माहौल पैदा कर रहा है, आक्रमण की धमकी दे रहा है, तो उस देश की कोई भी सहायता नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई भी सदस्य राष्ट्र उसकी सहायता नहीं करेगा, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के सिद्धांत का पालन कराएगा। मतलब कोशिश करेगा कि भैया जो सदस्य नहीं है वो भी क्या करें कि इन जो चार्टर के जो ये सिद्धांत हैं उनका पालन करें। सबसे बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है ना, कोई मामला अगर घरेलू है, जैसे हमारा क्या है, हमारा सपोज करो हमारा जो हमारे देश के अंदर कोई वो है, कोई अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ कोई मामला है, उनसे जुड़ा हुआ कोई मामला है, ठीक है ना, तो क्या करेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये चीज है, ठीक है ना। अब मान लो क्या बोलते हैं, हमारे भारत के अंदर यहाँ से हमें कोई परियोजना तैयार करनी है, कोई बहुत बड़ी नदी घाटी परियोजना तैयार करनी है, और हम यहाँ पे विस्थापित कुछ लोगों को यहाँ से उठा के यहाँ पे विस्थापित कर दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रहो, यहाँ पे हम हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इनकी कुछ इनके संग समस्याएं पैदा हो जाएंगी, भाई आप उनका घर यहाँ से घर हटा रहे हो, इनका यहाँ से रोजगार हट जाएगा, और इनके नाते रिश्तेदार यहाँ पे जो छूट जाएंगे वो उनसे दूर हो जाएंगे। तो इसका बहुत गहरा फर्क पड़ता है। तो क्या होगा कि ये अपनी मांग उठाएंगे कि भाई हमें यहाँ से विस्थापित मत करो, यहाँ पे मत बनाओ, यहाँ पे बनाओ ही मत। ठीक है ना, इससे हमारी जिंदगी पे, लाइफ पे बहुत ज्यादा गहरा फर्क पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, अपनी मांग उठाएंगे और संघर्ष करेंगे, हो सकता है आंदोलन भी करें। तो इस तरह के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं उठाया जाएगा। ये घरेलू मामले हैं। क्या है? घरेलू मामले हैं। ये क्या है? घरेलू मामले हैं। ठीक है, हमारे राज्य में, किसी राज्य में अव्यवस्था फैल गई है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो और वहां पे राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो आपको पता है कि भाई मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है वहां पे, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, आप संघ नहीं बना सकते, कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते। ठीक है, व्यापार बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है। तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे मामलों को वहां नहीं उठाया जाएगा, वहां नहीं उठा सकते। पाकिस्तान एक नंबर का चुट्टा है, वहां पे हमारा मामला जरूर उठाता है। कश्मीर का रोना हरदम रोता रहेगा। कश्मीर का रोना वहां पे हरदम रोता रहता है वो। और क्या कहता है कि इसको क्या करना चाहता है वो, बेसिकली एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। क्या चाहता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। और उसे बार बार सुनने को मिलता है, वो नहीं चलता। वो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है कि भाई ये तो आपका इनका घरेलू मसला है। ठीक है ना, क्या है? घरेलू मसला है, और ज्यादा से ज्यादा दो राष्ट्रों के बीच का मामला है। ठीक है ना, तो दो राष्ट्रीय सुलझाएं, पूरे विश्व को इसके अंदर ना घुसाएं। क्यों? क्योंकि जब पूरा विश्व घुसेगा तो कोई हिंदुस्तान की तरफ होगा, कोई पाकिस्तान की तरफ होगा, कोई हिंदुस्तान की तरफ होगा, पाकिस्तान की तरफ होगा। तो जरूरी है कि भैया तुम दोनों का मसला है, तुम ही दोनों सुलझाओ। ठीक है ना, और घरेलू मसला बोलता है इसको, द्विपक्षीय वार्ता वाला मामला। लेकिन पाकिस्तान का क्या है? कुत्ते जैसा टेढ़ा दुम है, कुत्ते जैसी ऐसी टेढ़ी दुम है, ये कभी सीधी हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, पाकिस्तान की टेढ़ी दुम है, ये कभी सीधी हो ही नहीं सकती। और हमें समझ में नहीं आता यहाँ पे विदेश मंत्री कौन गधे लोगों को, अब ये एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि ऐसे देशों में जो ऊंचे पद होते हैं ना, रिश्तेदारों को बांट दिए जाते हैं, रिश्तेदारों को बांट दिए जाते हैं, दारों को। अब जब रिश्तेदारों को आप कोई उच्च पद दोगे ना, तो रिश्तेदार कोई चुन के तो आता नहीं है, कोई प्रोफेशनल तो होता नहीं है, वो गधा ही होता है, रिश्तेदार ही होता है, उसका फायदा उठा के पद पे बन तो जाता है, लेकिन उसे जानकारी होती नहीं है। और वो क्या कर देता है, अपने देश के साथ साथ अपने देश का गौरव भी मिट्टी में मिला देता है। तो वही हालत पाकिस्तान की है। अरे यूनाइटेड नेशन में तुम भेज रहे हो, जिस बंदे को भेज रहे हो, अच्छे लोगों को भेजो, जो जो आके तुम्हारे अपने देश की अपनी समस्याएं वहां पे रखें, देश को आपस में, देशों को मिलाने में, भाईचारा बंधुत्व की बात करें। वहां जाके हमेशा कश्मीर 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 रोता रहता है। खुद के घर में आग लगी हुई है, उसको बुझाने की कोशिश करता ही नहीं है, कश्मीर 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 करता रहता है। हाँ, तो ऐसे ऐसे पागल लोगों को भेज रखा है।
हमारे हिंदुस्तान से जो लोग जाते हैं वो गरीबी की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की बात करते हैं, और वहां जो जाएगा वो क्या करेगा? कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। और साला मुझे मुझे लग रहा है कि ये जब सोते होंगे ना तो रात को सपना भी इनको कश्मीर का ही आता होगा। किसका आता होगा? कश्मीर का आता होगा, ठीक है ना। और अगर क्या बोलते हैं, दाई अगर रूम में से निकले और कहे आपको बेटा हुआ है, तो ये क्या बोलेंगे? कश्मीर, है ना। क्या बोल देंगे? कश्मीर बोल देंगे। इतना बेवकूफ है सब। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट भी है भैया। बजट, अनुच्छेद 17 याद रखना कि सीधा क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के में बजट का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 17 में। बजट पे विचार करने और उसे पारित करने, है ना, अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? महासभा की। तो ये बात याद रखना। आपसे पूछ लेगा कि बजट पास करना, उसको उसको उसका अनुमोदन करना किसका कार्य है? क्या महासभा का है, या यूनाइटेड सुरक्षा परिषद का है, सचिवालय का है, किसका है? तो वो है आपका महासभा, ठीक है ना। महासभा एक प्रकार से संसद है वहां की। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्र के खर्च का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। मतलब जो देश सदस्य हैं, 193 देश है ना, ये सारे क्या करेंगे? खर्चों का वहन करेंगे। अब कौन सा देश कितना पैसा देगा, ये महासभा करेगा भाई निर्णय। संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट महासभा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है, ठीक है ना। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। तो बजट को कौन पेश करता है? महासचिव करता है। और उसकी एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, दी एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी के संचय द्वारा समीक्षा की जाती है। बजट के कार्यक्रम संबंधी पहलुओं की एक 34 सदस्यीय कार्यक्रम और समन्वय समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। ये इतना पूछेगा नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा उसका वो देता है भैया, 22% ये हिस्सा देता है ना। बजट जो टोटल बजट बनता है ना, उसका 22% कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। जापान कितना देता है भाई? 8.56%, 8.5% कह सकते हो। जर्मनी कितना देता है? 6.6% कह सकते हो। यूके 4.56% देता है। और फ्रांस कितना देता है? 4.4% देता है। इटली 3.3%। और भारत बहुत कम देता है, ये देता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप देखोगे मोटी मोटा तो ये एक देश, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7 देश, ये 7 देश है ना, यही लगभग 50% तो यही दे देते हैं। 50% यही दे देते हैं, यही देश जो आपके ये आपके 7 मेन देश हैं, यही दे देते हैं, ठीक है ना। और अमेरिका अकेले 22% देता है। ये चीन है ना, चीन चोट्टा से भी बहुत पैसा लेना चाहिए। चीन चीन चोट्टा से भी ज्यादा पैसा लेना चाहिए, ठीक है ना। चोट्टा से भी ज्यादा पैसा लेना चाहिए। बहुत मोटा कमा रहा है, दूसरों को क्या कर रहा है? पैसा बांटता है ना। श्रीलंका को पैसा बांट रहा है। क्या बोलते हैं, आपका नेपाल के ऊपर मेहरबान हुआ है, बांग्लादेश के ऊपर मेहरबान होता है, छोटे छोटे देशों पे मेहरबान होता है। उनको इतना कर्जा दे देगा वो भर ही नहीं पाए, और फिर उसके बाद उस पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा, ठीक है ना। या उसकी नीति को ऐसा प्रभावित करेगा कि उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लग जाए। अब इसकी आधिकारिक भाषाएं ये देख लो रे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में कौन कौन सी? चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, ठीक है ना। तो ये उदय के समय से ही प्रचलन में है। छठी आधिकारिक भाषा अरबी है, जो महासभा द्वारा 1973 में स्वीकार की गई थी। तो वो आपसे ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल आधिकारिक भाषा नहीं, आधिकारिक भाषा
नहीं है। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब कौन सी भाषा नहीं थी, और आपको ऑप्शन दे देगा, कौन कौन सा दे देगा? चीनी। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको रूसी। तीसरा दे देगा फ्रेंच। और चौथा ऑप्शन दे देगा, आराम से लिख देगा, अरबी। है ना? तो याद रखना, ये अरबी जो है ना, ये मूल भाषा नहीं है, ये 1973 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है ना, 1973 में इसको शामिल किया गया है। और आप एक चीज और याद रखो, चीन क्या है भाई, इसके पास वीटो है। क्या है? वीटो पावर है। अंग्रेजी कहाँ की है? इंग्लैंड की, इसके पास है वीटो। फ्रेंच कहाँ की है? इस फ्रांस के पास भी क्या है? वीटो। रूस के पास भी क्या है? वीटो। ठीक है ना? तो ये सारी हैं। एक स्पेनिश आपको याद करना पड़ेगा। तो ये ज्यादातर देश आप देखोगे ना, इनके पास, सबके पास वीटो पावर है। ठीक है ना? और इन्हीं की संबंधित भाषा इन्होंने अडोप्ट कर ली है, इन्हीं को ही गोद ले लिया है कि आ जाओ भैया, तुम्हारी भाषा चलेगी टकाटक। कुछ चीजें हैं यूनाइटेड नेशन की जो समझ में नहीं आता है, क्योंकि अब जितने ज्यादा जो देश हैं जिन्होंने ज्यादा पैसे देते हैं, उनका थोड़ा सा वर्चस्व रहता है वहां पे। परिषद ने 1982 में तथा आर्थिक सामाजिक परिषद का 1983 में आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। चलो, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी दस्तावेज तथा महासभा सुरक्षा परिषद आर्थिक बैठकों का विवरण 6 आधिकारिक भाषाओं में। तो ठीक है, ये वही चीजें, कुछ नहीं। आधिकारिक भाषा हो गई तो जाहिर सी बात है, दस्तावेज इन 6 भाषाओं में ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की बात करते हैं। भाई, सदस्यता कैसे मिलेगी और कैसे जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। एक तो होगा जो प्रारंभिक, जिन्होंने स्थापना के समय में ही सक्रिय भाग लिया था और वो सदस्य बन गए थे, और एक जो बाद में बने थे। ठीक है ना? तो प्रथम कुछ देश तो प्रारंभिक सदस्य हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर 1942 नहीं है भैया, डेट गलत है। तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, या सैन फ्रांसिस्को के चार्टर पे उनकी पुष्टि की गई थी। तो एक्चुअली इन्होंने जब प्रारंभिक सदस्य वो हैं, जब जिन्होंने, क्या बोलते हैं आप, कौन सा सम्मेलन था, डम्बार्टन ओक सम्मेलन, है ना? तो वहां पे क्या किया था कि जब शुरू में इनके सम्मेलन हो रहे थे, जब रूजलवेल्ट, चर्चिल और आपका स्टालिन, ये लोग मिले थे, तो उस समय से जब ये कार्रवाई चल रही थी, तो उन लोगों ने जब उसमें वो दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया, वो लोग जिन्होंने, क्या बोलते हैं आपका, 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को चार्टर पे हस्ताक्षर किए थे, वो लोग इसके प्रारंभिक सदस्य माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? वो प्रारंभिक सदस्य माने जाते हैं। और दूसरे वो लोग सदस्य हैं जिन्होंने बाद में इसकी सदस्य के लिए इच्छा जाहिर की, तो उनको भी सदस्य माना गया, लेकिन वो क्या है, मूल सदस्य या प्रारंभिक सदस्य की कैटेगरी में नहीं आते। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र की सदस्य उन राष्ट्रों के लिए भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हों और चार्टर में विश्वास रखते हों और चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों, जिनको यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने में उपयुक्त समझती हो। अब वो भाई, जो इसके बाद जो 51 सदस्य, पोलैंड आखिरी वाला सदस्य था उसका, उसके बाद जो सदस्य बनना चाहते थे, तो उनके लिए जरूरी था कि भाई वो एक तो शांति प्रिय राष्ट्र हो, शांति में विश्वास रखते हो। ऐसा नहीं है कि बंदूक लेके चलते हो जहां मर्जी, यहाँ और कहते हो कि हम शांति चाहते हैं। ऐसे लोगों को शांति नहीं माना जाएगा। जैसे क्या होता है, उत्तर कोरिया का पगला, है ना, उत्तर कोरिया का पगला, वो शांति प्रिय राष्ट्र की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है ना? तो ऐसा राष्ट्र जो शांति प्रिय हो, जो क्या बोलते हैं, बातचीत में विश्वास रखता हो, चार्टर द्वारा निर्धारित जो दायित्व दिए गए हैं उनको स्वीकार करता हो, है ना, उनको स्वीकार करता हो और उनको पालन करने के लिए तैयार हो, और संस्था को भी, यूएनओ को भी लगता हो कि हाँ यार, ये बंदा, ये जो राज्य है, ये हमारे चार्टर पे जो दायित्व दिए गए हैं उनका पालन करेगा, तो उनको भी वो सदस्यता दी जा सकती है। ठीक है ना? महासभा 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद 15 सदस्यों में से 9 सदस्य की स्वीकृति, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य, ये वीटो वाले हैं, ये वीटो वाले हैं, वीटो वाले हैं भाई, ये वीटो सदस्य अवश्य हो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य। अब क्या होगा कि अगर कोई देश अगर संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, की सदस्य चाहता है, तो क्या होगा, इसमें जो महासभा है ना, महासभा, वहां का क्या चाहिए, 2/3, 2/3, मतलब 3 में से 2 हिस्सा। अगर वहां पे 90 सदस्य हैं तो कितना, 60, ये होता है 2/3। ठीक है ना? 3 में से 2 हिस्सा उनका क्या चाहिए होगा,
समर्थन चाहिए होगा, उनका समर्थन चाहिए होगा। साथ ही साथ किसका समर्थन चाहिए होगा? आपका सुरक्षा परिषद में जो 15 सदस्य हैं, ठीक है ना? इनमें से 9 का समर्थन चाहिए होगा। किनका? 15 में से 9 समर्थन का। और इन 9 में जो 5 स्थायी वीटो लिए हुए हैं ना, 5 स्थायी वीटो धारक जो हैं, उनका मत चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, इनका मत चाहिए ही चाहिए। अगर पांचों में से एक भी कह दिया वीटो, एक भी वीटो लगा दिया, मतलब असहमत, तो फिर वो सदस्य नहीं बन सकता, फिर वो सदस्य नहीं बन सकता। तो ये चीज है, और ये अगर हो जाता है तो भाई आप सदस्य बन जाओगे। महासभा में निर्णय से पूर्व भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान करती है। तो ये सुरक्षा परिषद क्या करेगी? ये आपका सिफारिश करेगी कि भाई इस राज्य को दो या मत दो, उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब क्या है? 5 स्थायी विशेषता, ठीक है। नेट में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किसके पास वीटो पावर है, किसके पास नहीं है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज किसने किया। सबसे ज्यादा वीटो वीटो पावर किसने यूज की, किसने किया? तो वो था रूस, ठीक है ना? रूस, इसने सबसे ज्यादा बार वीटो पावर यूज किया है, हर एक मसले पे वीटो। कारण ये था, कारण भी इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि इसने बहुत ज्यादा रुकावट डाली। लेकिन पता क्या है कि देखो, ये रूस जो था ना, ये समाज साम्यवादी देश था, है ना? साम्यवादी कम्युनिस्ट देश था। तो और इधर क्या थे? ये अमेरिका हो गया, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, ये थे पूंजीवादी देश, पूंजीवादी देश। और ये क्या करते थे? ये आपस में ही कोई खिचड़ी बना लेते थे। क्या करते थे? आपस में ही कोई निर्णय ले लेते थे और इसको अकेला छोड़ देते थे, अकेला छोड़ देते थे, इससे सहमति नहीं लेते थे, इससे बात करना जरूरी नहीं समझते थे। और जब ये तीनों ऐसा काम करते थे, कोई निर्णय लेके आते थे, तो अब आप क्या बोलते हैं, एक एक देश जिसके पास वीटो पावर है और जो क्या बोलते हैं स्थायी सदस्य, आप उसको एक तरफ किनारे करोगे, नजरअंदाज करोगे, तो फिर तो यही होगा भैया, ले वीटो। फिर क्या होगा? फिर ले वीटो, असहमत, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से यह सहमत हूं। जब प्रस्ताव से वीटो लग गया तो वो प्रस्ताव आ ही नहीं सकता है, काम खत्म, बंद, फाइल बंद, ठीक है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा वीटो पावर किसने यूज किया, तो किसका नाम आएगा? रूस का। किसका नाम आएगा? रूस का। अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कुछ पूछ सकता है कि सबसे नया सदस्य कौन है, ठीक है? सबसे आखिरी में बनने वाला सदस्य कौन है यूएनओ का, ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन है, सबसे आखिरी वाला सदस्य कौन है, हाल में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है? 193 वाला, 193वां देश कौन सा है? तो आप ये दक्षिणी सूडान, ये नाम अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आ सकता है और पीजीटी में आएगा ही आएगा, पीजीटी वाले लेवल, पीजीटी लेवल क्वेश्चन में ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो याद रख लेना क्या क्या हमने क्या इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण देखी। एक तो किसने सबसे ज्यादा यूज किया? अरे भाई, किसने सबसे ज्यादा यूज किया वीटो पावर? रूस ने किया। सबसे नया सदस्य कौन है? सूडान, ठीक है ना? सदस्यों का निलंबन, अब हमने तो ये देखा भाई कैसे ये सदस्य बनते हैं, हम निलंबन कैसे? सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद रिपोर्ट पेश करेगी महासभा में, और अगर वो पास हो गया तो वो क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा, वो फिर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना? चार्टर में सदस्यता समाप्त करने का, हाँ, ये सदस्यता का समाप्त करने का उल्लेख कहीं नहीं है भैया, उल्लेख कहीं नहीं है कि भाई चार्ट कैसे किसी को निलंबित करना है, इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ किसी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है एवं उसकी सुविधाओं पर बंधन भी लगाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का अधिकार भी है। तो दोस्तों याद रख लो, अगर उसे कोई विशेष सुविधा दी जा रही है, चाहे उसे कर्ज दिया जा रहा हो या कोई और आर्थिक सहायता दी जा रही हो,
तो वो भी समाप्त की जा सकती है। ठीक है, 22 सितंबर 1992 को यूगोस्लाविया की सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ की सदस्य से अब यूगोस्लाविया को 22 सितंबर 1992 को क्या कर दिया गया था, इसको सुरक्षा परिषद की सिफारिश की और इसको संघ की सदस्यता से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, इसको वंचित कर दिया गया था, इसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। ठीक है ना दोस्तों, महासभा ने 2 नवंबर 2000 को एक नए लोकतांत्रिक, अब यूगोस्लाविया में क्या फिर नए लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई थी, तो फिर संयुक्त राष्ट्र ने इसको पुनः सदस्यता दे दी कि भाई आ जाओ, क्योंकि अब तुम लोकतांत्रिक हो गए हो, तुम शांति की स्थापना करोगे और तुम अब लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो भैया आ जाओ, तुम्हारा सदस्यता तुम्हें दे देंगे। कंबोडिया ने विधिवत निर्वाचित सरकार के गठन के 7 सितंबर 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कंबोडिया सीट पर प्रतिनिधित्व का अधिकार नवगठित गठबंधन सरकार को प्रदान किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद कर लेना, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आने वाला नहीं यहाँ से। अब कैसे आप विड्रॉ कैसे करते हो सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को प्रत्याहार विड्रॉवल के संबंध में चार्टर मौन है। ठीक है ना, चार्टर में वर्णन नहीं है इसका भी। यह सदस्यों की सदस्यता के प्रत्याहार करने की न तो आज्ञा देता है न मना करता है, न तो ये आज्ञा ही देता है और न मना भी नहीं करता कि अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है जा सकता है भैया। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस बात पर बड़ी बहस हुई थी। कुछ राज्य इसके पक्ष में थे कि सदस्यों की सदस्यता की वापसी के लिए निषेध कर लिया जाए, कुछ अन्य राज्य इस पक्ष में थे कि यदि सदस्यों के लिए चार्टर में किए गए संशोधनों को स्वीकार करना असंभव हो जाता है तो ऐसे सदस्यों को अपनी सदस्यता वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। अंत में यह निश्चित हो गया कि इस विषय पर कोई प्रस्ताव न रखा जाए, जिसके अनुसार विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं। अगर कोई सदस्य चाहता है तो ठीक है भैया, ले ले भैया। पिछले 75 वर्षों के जीवन काल में केवल इंडोनेशिया, ठीक है ना, ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहार विड्रॉ किया है उसने। ठीक है ना, परंतु एक वर्ष बाद इंडोनेशिया पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में लौट आया, तो एक वर्ष बाद ही वो वापस आ गया था। तो याद रखना कि किसने विड्रॉ किया था, मेंबरशिप किसने विड्रॉ की थी, तो वो था इंडोनेशिया राज्य। ठीक है, ऐसे अनेक उदाहरण है कि अनेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं उसकी बैठकों का बहिष्कार या प्रत्याहार किया, परंतु उसमें पुनः लौट आए। तो ऐसा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, ऐसे के कई सारे अंग भी हैं। ठीक है ना, सुरक्षा परिषद है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, तो वहां से भी कई सारे उन्होंने क्या किया कि बैठकों का बहिष्कार कर दिया। अब कोई फैसला ऐसा है कि जो किसी देश के पक्ष में नहीं है, तो हो सकता है वो देश बैठकों में हिस्सा ना ले या उसका बहिष्कार कर दे, ठीक है, या प्रत्याहार कर दे, विड्रॉ कर ले, लेकिन बाद में फिर वो वापस आ जाते हैं। अब अमेरिका ने 1 नवंबर 1970 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया था। तो ये छोटे छोटे फैक्टें याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्य का परित्याग किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। 1 जनवरी 1985 को अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्य का परित्याग कर दिया था। अमेरिका की तर्ज पर ब्रिटेन व सिंगापुर ने यूनेस्को पर भ्रष्टाचार व कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए यूनेस्को की सदस्यता का त्याग कर दिया था। 12 वर्ष बाद 1997 में ब्रिटेन ने यूनेस्को की सदस्यता का पुनः उसकी स्वीकार कर ली, ग्रहण कर लिया। चीन की सदस्यता का विवादास्पद प्रश्न। जब कभी चीन की सदस्यता का प्रश्न सुरक्षा परिषद में उठता तो अमेरिका वीटो का प्रयोग करता। इस प्रकार सितंबर 1971 तक उसने चीन को साम्यवादी सरकार को संयुक्त राष्ट्र से अलग रखा। ठीक है ना, क्या इसने लेने नहीं दिया, वीटो लगा देता था चीन के नाम पे, वीटो लगा देता था। क्या भाई, वीटो क्या लगा देता था, वीटो। 1970 में जब चीन अमेरिकी संबंधों में सुधार होने लगा, ठीक है ना, क्या हुआ, ये चीन जो है ना एक नंबर का चोट्टा है, ये क्या है, चोट्टा है एक नंबर का। क्यों चोट्टा है, इसने यूएनओ की सदस्यता लेने के लिए ना अमेरिका का बहुत बेवकूफ बनाया। ठीक है ना, संबंधों में क्या कर लिया इसने, सुधार कर लिया, जी हजूरी करने लग गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का द्वार खुला। और 26 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके जनवादी चीन को संघ का सदस्य बना दिया गया। इससे पहले चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले फार्मोसा ताइवान को राष्ट्रवादी चीन को इसकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र से निकल जाने वाला पहला देश राष्ट्रवादी चीन है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ठीक है ना, कि कैसे इसको सदस्यता मिली, क्योंकि इसकी सदस्यता में सबसे पहले प्रश्न कौन उठाता था, सबसे ज्यादा उठाता था, वीटो लगाता था, अमेरिका लगाता था, क्योंकि अमेरिका को दिक्कत थी, रूस को कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों,
क्योंकि वो भी साम्यवादी देश है, वो भी साम्यवादी देश है। रूस तो चाहता था कि चीन को क्या मिल जाए, यूएनओ की स्थायी सदस्यता मिल जाए, लेकिन ये इस पे दिक्कत करता था, परेशान उठाता था। तो ये चीज़ है, ये फैक्ट्स हैं। इसका यहाँ से खैर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा निकाला जा सकता है। भैया, चूंकि सदस्यों के निष्कासन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, ठीक है, और जिसमें 5 वीटो वाले भी होंगे। क्या होंगे? वीटो वाले, ठीक है ना, वीटो वाले देश भी होंगे। अगर उन्होंने निर्णय दे दिया और महासभा ने 2/3 से पारित कर दिया और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का उस पर लगा हुआ है मोहर, तो वो निष्कासन हो जाएगा उसका। अब इसके कुछ अंग हैं। तीसरे अध्याय में अनुच्छेद 7 में इसके प्रधान अवयव की बात की गई है। कौन कौन से हैं ये? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे बाकी के कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में। आज इतना ही, ठीक है ना, इतना मैंने आपको बताया है, आप लोग इसको कीजिए अच्छे से। और मैंने जितना करवाया है उतना पर्याप्त है, क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए यार, ये तो आप धर्म का काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? धर्म का काम कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो। शेयर करना क्या होता है? धर्म का काम होता है। और जो धर्म का काम करता है उसका धर्म का काम करता है, ठीक है, साथ में क्या करता है? मेहनत भी करता है, मेहनत भी करता है, ठीक है ना। तो उसका क्या होता है? नेट, जेआरएफ, सेट, सब सारा एग्जाम पास हो जाता है, वो सारा एग्जाम पास हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? सारा एग्जाम पास हो जाता है साथियों, ठीक है ना। तो कीजिए, थोड़ा धर्म का भी काम कीजिए, किसी की मदद करना अच्छी बात है, ठीक है ना। आप मेरी भी मदद कर रहे हैं और आप उस बच्चे की भी, उस छात्र की भी मदद कर रहे हैं जिसके पास क्या है, जिसके पास आरएस नहीं है, जिसके पास रुपया नहीं है, ठीक है। वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता, सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता। मोटी मोटी फीस 15,000 से लेके 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये नहीं दे सकता है वो, ठीक है ना। तो आप उनकी भी मदद कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? उनकी भी मदद कर रहे हैं साथियों। तो ये तो धर्म का काम है। इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। ये काम तो आपको करना ही चाहिए साथियों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।